हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट का थर्ड पार्ट। चलो इसमें देखते हैं क्या है डीमोनेटाइजेशन। तो देखो 2016 से पहले जो जनरेशन है बहुत कम ही लोगों को डीमोनेटाइजेशन के बारे में पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो 2016 में ही हुआ था। आखिर है क्या डीमोनेटाइजेशन? तो डीमोनेटाइजेशन से पहले एक वर्ड समझते हैं हम लोग, लीगल टेंडर। ठीक है, एक वर्ड समझते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर किसे कहते हैं? तो जो भी मनी होता है, मनी इंडिया में किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है, जितने भी पेपर करेंसीज होते हैं उसे वो क्या करता है, इशू करता है सिर्फ 1 रुपए के करेंसी को, और कॉइन्स को छोड़ के आरबीआई सभी करेंसी नोट्स को इशू करता है। अब इसके अकॉर्डिंगली, हमारे आरबीआई के अकॉर्डिंगली मनी को भी लीगल टेंडर, मनी को लीगल टेंडर भी कहा जाता है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? इसमें ये कैपेसिटी है कि ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसे लीगल टेंडर कहा जाता है, मनी को लीगल टेंडर कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, लीगल टेंडर किसे कहा जाएगा? वैसे पेपर नोट्स को, वैसे करेंसीज को विच इज इशूड बाय द ऑथराइज्ड बॉडी ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया में ऑथराइज्ड बॉडी है इशू करने के लिए, कौन? आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो भी करेंसी नोट्स इशू हुए हैं उसे लीगल टेंडर, यानी कि वो जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल होगा। पूरे कंट्री में उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। जब तक वो गवर्नमेंट उसे अलाउ कर रही है, लीगल टेंडर बनाई है, तब तक उसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे हुआ क्या, ये जो लीगल टेंडर दिया जाता है, गवर्नमेंट उसे ऑथराइज करती है, आरबीआई ऑथराइज करती है, इसी को वापस ले लिया गया। यानी कि अब इसी पेपर के टुकड़े पे, यानी कि इस पेपर के टुकड़े पे पहले तो आरबीआई लिखा हुआ था। ठीक है, आरबीआई लिखा हुआ है, सभी चीज़ें हैं, और आरबीआई ऑथराइज कर रही है, गवर्नमेंट उसे ऑथराइज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर, लीगल टेंडर से वापस ले लिया गया। यानी कि नाउ फ्रॉम दिस डेट दिस विल नॉट बी अ लीगल टेंडर मनी। अब ये मामूली बस कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो कि क्या हो जाता है कि नॉर्मल अगर आप किसी भी कागज के टुकड़े पे, ठीक है, जैसे बच्चे खेलते भी हैं, इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि 100 लिख दिया गया, तो क्या ये कागज़ का टुकड़ा, इस पर हम बस 100 लिख देंगे और नॉर्मल सा आरबीआई वगैरह हम जो भी है वैसा अगर लिख दें और दूसरे लोगों को दे, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस किस वजह से आता है? एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी के वजह से आता है कि जब ऑथोरिटी उसे लीगल टेंडर अलाउ करती है देन इट विल बी ट्रीटेड एज मनी, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज मनी। तो अब यहाँ पे ऑथोरिटी ने यहाँ पे क्या किया? ऑथोरिटी ने जब असाइन किया था कि चलो ये मनी के जैसा यूज़ होगा, 500 और 1000 का, और स्ट्रिपिंग ऑफ अ करेंसी यहाँ पे अब क्या कर दिया गया, इसी चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया कि नाउ फ्रॉम दिस डेट ये अब लीगल टेंडर नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड, डीमोनेटाइज नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज लीगल करेंसी। अब वो लीगल करेंसी के लिए वो वैलिड नहीं होगा। तो हुआ क्या था, नवंबर 8 2016 को रात में 8 बजे, है ना, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो लाइव आए चैनल्स पे, और उन्होंने क्या कहा कि आज रात 8 बजे के बाद, है ना, आज रात 8 बजे के बाद से सभी सभी 500 और 1000 के नोट जो हैं वो रद्द किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल अब कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लीगल टेंडर, अब यहाँ पे ये क्या किया गया, मैसेज दिया गया कि आज के बाद से, आज रात 8 बजे के बाद से अब ये 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे, आप इसको अब नहीं चला सकते हैं। अब वो जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, ये मामूली एक कागज का टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब ये लीगल टेंडर से था सब कुछ सेम, बट सिर्फ ऑथोरिटी छीन लिया गया कि अब ये ऑथोरिटी यहाँ पे इसका नहीं है, तो बस ये कागज का टुकड़ा हो गया। तो बात समझो, इसमें क्या है कि कागज का टुकड़ा, एक ऑथोरिटी मिलने से ये कागज का टुकड़ा क्या हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, मनी बन सकता है, और वही ऑथोरिटी वापस लेने से वो बस कागज का टुकड़ा ही हो गया, पेपर ये हो गया नॉर्मल सा। तो ये डीमोनेटाइजेशन, इस प्रोसेस को डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। जब भी करेंसी से उसकी ऑथोरिटी छीन ली जाए, लीगल टेंडर वापस ले ली जाए, तो उसे
ही क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, यानी कि कैंसिल कर दिया जाए उसके ऑथोरिटी को। इसमें और क्या क्या पॉइंट्स है, दिस लेड 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। जो भी सर्कुलेशन में मनी थे, जितने भी मनी थे 100% थे ही, लेकिन वापस जो आए तो यहाँ पे जो 86% दिया गया है अकॉर्डिंग टू डेटा, 86 to 90% पैसे वापस आ पाए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैसे वो क्या थे, इलीगल जगह पे भी थे। ठीक है, और ब्लैक मनी के फॉर्म में भी थे। तो बहुत जगह ऐसा भी न्यूज़ आया कि वो बहुत समय के बाद वो क्या हो गया कि बोरा भर भर के लोग क्या कर रहे थे, कहीं पे वो फेंका गया, कहीं नदी में मिल रहा था, कहीं किसी रोड पे मिल रहा था, ये सभी चीज़ें। तो 86 to 90% वापस आ गया था। तो वो जो आया था उसी के लिए बोला गया कि अब वो सभी नोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। जो भी सर्कुलेशन में जो नोट्स थे 500 और 1000 के, वो सभी नोट्स इनवैलिड हो गए। The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restriction placed on cash withdrawal. अब यहाँ पे क्या हो गया कि उस समय ऐसा सिचुएशन था कि लोगों को क्या करने थे, अपने जो पैसे थे 500 और 1000 के, वो उन्हें डिपॉजिट करना था, यानी कि कहीं दूसरे जगह यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन बैंक्स उसे वापस ले रही थी। ठीक है, तो बैंक उसे वापस, एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ था कि आप कैश इतना से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन जो हमारे कंट्री का था, तो लिक्विड सिचुएशन काफ़ी हमारा वीक था एक तरीके से। इसीलिए एक ये मेज़र यहाँ पे लिया गया कि कुछ समय के लिए कैश विड्रॉल पे, एक पर्टिकुलर कैश विड्रॉल पे लिमिटेशन लग गया। ठीक है, और जो भी पुराने नोट्स थे उन्हें क्या करना था, बैंक्स को देना था, और नए नोट वो ले सकते थे, या वो उस अमाउंट के नोट 500 और 1000 के वैल्यू के नोट्स, जो भी चाहे 100 में हो, है ना, 100 में हो, 50 में हो, तो इस तरीके से उन्हें मिल रहा था ये। तो बैंक में ही ये था, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में ये सभी चीज़ें हो रही थी। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एम क्या था, टू कर्ब करप्शन। करप्शन को यहाँ पे क्या करना कि ख़त्म करना एक तरीके से, या फिर करप्शन को कम करना। काउंटर फिटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। काउंटर फिटिंग का मतलब क्या होता है, जाली नोट जिसे हम लोग कहते हैं, उसे काउंटर फिटिंग कहते हैं। कि जाली नोट बनाने का जो ये रहता है, डुप्लीकेट नोट बनाने का जो बिजनेस चला हुआ है, और इलीगल एक्टिविटीज़ में उसके इस्तेमाल काफ़ी हो रहे हैं। बहुत जगह पे हमारे कंट्री में दंगे होते हैं। ठीक है, और ये सभी चीज़ों के वजह से होते हैं, मतलब ये दंगों को स्पॉन्सर करते हैं लोग, यानी पैसे दे दे के वो दंगे करवाते हैं, और उसमें भी ये नकली नोट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कंट्री में इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ रहा था। ये एक एम भी था डिमोनेटाइजेशन का, कि जो काउंटर फीटिंग नोट हो, काउंटर फीटिंग जो हो रहा है उसे भी बंद करना। ठीक है, एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, और ख़ास करके जो ब्लैक मनी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे, यानी कि जमा कर रहे थे घर में पैसों के रूप में, है ना, तो उसे भी क्या करना, निकालना, बाहर निकालना। जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स ऑथोरिटी। तो होता क्या है कि हमारे कंट्री में जो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इनकम पे हमारा एक कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसे टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग इस टैक्स को भी बचाते हैं या चोरी करते हैं। कैसे, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने फैक्ट्स को कि कहाँ से उनका अर्निंग हो रहा है, वो अर्न कर रहे हैं उतना नहीं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें वो नहीं बताते हैं। तो उतना पैसा ब्लैक मनी के तौर पे रखा जाता है एक सेपरेट जगह पे, और वो इकोनॉमी में वापस नहीं आ पाता है, एक फ्लो नहीं हो पाता है, और उसके वजह से हमारे कंट्री को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हमारी कंट्री के पास फंड नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई आते रहती है, इन सभी चीज़ों के वजह से। तो ये एम था डिमोनेटाइजेशन का। अब इसके फीचर्स को देखते हैं कि इस समय हुआ क्या क्या था और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो फीचर है सबसे पहला, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो डिमोनेटाइजेशन को सबसे पहला तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के तौर पे यूज़ किया गया, टैक्स के पर्पज़ से। कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैश, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं टैक्स का। Cash holding arising from declared income was readily deposited in the bank and exchanged with for new notes. But those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. तो उस टाइम हो क्या रहा था कि टैक्स पेमेंट करना, कि हमारे कंट्री में टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं, और जिसके वजह से गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता है, और फंड ना होने की वजह से बहुत सारे फैसिलिटीज़ आम जनता जो कंज्यूमर्स है वो अवेल नहीं कर पाती है, और साथ साथ महंगाई का भी सामना करना पड़ता है।
तो अब ये सभी चीज़ों के लिए कि टैक्स किस तरह से लोग पेमेंट करें, तो एक ये उपाय लगाया गया कि जो भी लोग पेमेंट करेंगे तो एक लिमिट से ज़्यादा वो अगर कैश को एक्सचेंज करवाएंगे बैंक में जाके, तो उन्हें वो हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसे आए कहाँ से। जो भी अनअकाउंटेड वेल्थ होगा उन्हें उनका, ठीक है, जो भी अनअकाउंटेड वेल्थ होगा उन्हें ये हिसाब देना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, आप इसका जानकारी दो, और साथ साथ में आपको उसके लिए टैक्स और टैक्स भी देखना पड़ेगा, और वो भी पेनाल्टी रेट पे, ठीक है, जितने भी अनअकाउंटेड वेल्थ हो गए। तो एक तरह से टैक्स को बढ़ाने का यहाँ पे काम किया गया हमारे कंट्री में। इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे कंट्री में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ को आप जानते होंगे कि जिन्होंने मतलब वो जो हाई टैक्स पेयर हैं और एडवांस टैक्स पेयर हैं, तो काफ़ी अच्छा वो भी काम कर रहे हैं कि एडवांस में ही वो टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास फंड जनरेट होता है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते हैं, अपने वेल्थ को बताते ही नहीं हैं, उनका अर्निंग को बताते ही नहीं कि अर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बहुत ही हमारे कंट्री को ज़रूरत है, ज़रूरत ही भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेज़र के लिए, और जिसके वजह से डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स में के जो रेट में रिटर्न फाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिला। नेक्स्ट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन किसको कहते हैं? टैक्स इवेजन कहते हैं टैक्स की चोरी करना। इवेजन का मतलब चोरी होता है, तो इसको हिंदी में कर की चोरी कहते हैं, टैक्स को कर कहा जाता है, ठीक है। तो टैक्स इवेजन, तो टैक्स इवेजन की अब हमारे कंट्री में टैक्स इवेजन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये जवाब था उन लोगों के लिए, है ना, ये गवर्नमेंट का जवाब था कि नॉन टॉलरेंस, वी विल नॉट टॉलरेट टैक्स इवेजन। कि टैक्स इवेजन कैसे करते हैं लोग? तो टैक्स इवेजन अपने इनकम का जो सोर्स होता है वो बताते नहीं हैं, ठीक है। बहुत जगह पे वो जैसे आप देखोगे कि बिलिंग्स वगैरह, है ना, कि बिल नहीं देते हैं आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ों को आप परचेस करोगे तो अगर आप भी 1-2 रुपये अगर बचाने के लिए या कुछ पैसे बचाने के लिए उससे बिल नहीं लेते हो, बहुत सारे शॉपकीपर आपको ऐसा भी कहेंगे कि अगर आप बिल लोगे तो फिर इतना लगेगा, और बिल अगर आप नहीं लोगे तो इतना ही में मिल जाएगा। ये ऐसा भी लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो अब लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये सोच रहे हैं क्या कि कुछ पैसा तो बच जाएगा, बिल से हम करेंगे क्या, बिल का मुझे क्या ज़रूरत है। अब ये जब बिल जनरेट नहीं हुआ तो वो उसके बिजनेस में उतना सेल तो पता ही नहीं चला, और सेल जो हो रहा है उससे इनकम जनरेट हो रहा है, और इनकम जनरेट हो रहा है उसी पे वो टैक्स दे रहे हैं। तो सेल जब तक उन्होंने दिखाया नहीं, बताया ही नहीं कि ये हमारा सेल हुआ है, जब वो पक्का बिल देंगे आपको तो उसे वो जनरेट करना पड़ेगा, उसके पास वो प्रूफ आएगा इतना सेल हुआ है, ठीक है। और अगर वो नहीं ये बिल को बना रहे हैं तो इससे उनका एक चीज़ तो छुप गया, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब ये बहुत तरीके से लोग चोरी करते हैं टैक्स का, गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं अपने इनकम का सोर्सेज, और जिसके वजह से इनकम टैक्स वो पे नहीं करते हैं, और टैक्स ना पे होने की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं हमारे गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पे हुआ कि टैक्स की अब चोरी यहाँ पे टॉलरेट नहीं की जाएगी। ये भी एक डिमोनेटाइजेशन में था कि आप सभी पैसे को क्या करो, जो भी 500 और 1000 के नोट्स हैं वो बैंक में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, और एक लिमिट जैसे ही क्रॉस करेगा तो अब उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक ही बार में कोई 5 लाख रुपए क्या कर रहा है कि वो मतलब उसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज करवाने के लिए लेके गया, तो अब वहाँ पे आ जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए, किस चीज़ों के हैं, ठीक है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा ये एक्सचेंज भी करना उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि पूरे कंट्री का ये हाल था, ठीक है। अब जिस तरह से आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हो कि कंट्री में, और मे बी आपके पेरेंट्स भी या आप भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान दिए होंगे, ठीक है, ये डिमोनेटाइजेशन में, कि इतने लंबे लाइन, जैसे मैंने भी यहाँ पे मैं भी एक्सचेंज करवाने गया था, ठीक है, तो काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ रहता था एक्सचेंज करवाने के लिए, नोट्स को एक्सचेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, एक यही था, एक स्टेप था हमारे कंट्री के तरफ से कि किस तरह से करप्शन को कर्ब किया जाए, किस तरह से टैक्स की चोरी को रोका जाए, ठीक है, किस तरह से काउंटर फिटिंग को रोका जाए। नेक्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो, एक तो वो था कि टैक्स की जो चोरी है और ये है, अनजाने में भी लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनजाने में कैसे? तो अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि जब भी लोग
पैसे सेव करते हैं, जब भी लोग पैसे सेव करते हैं, सेव का मतलब बैंक्स में सेव नहीं करना, सेव का मतलब कि वो घर पे सेव करते हैं कैश के फॉर्म में। जब पैसे सेव किए जाते हैं, वो रखे जाते हैं, जैसे लोग तिजोरी में रखे हुए हैं या घर पे ही रखे हुए हैं। अब ये जो पैसा है ये कहीं भी इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर रहा है। आप बैंक में भी अगर रखोगे पैसे को, अगर बैंक में रखोगे तो बैंक उससे ज़रूरतमंदों को लोन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं किसी बिजनेस को वो लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया, बिजनेस क्या कर रहा है, एक और ब्रांच बढ़ा दिया, ब्रांच बढ़ाया, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हुआ, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा। अगर ये सेविंग अगर हमारे पास ही रह जाए तो उतना ज़्यादा फिर बैंक में पैसे जाएंगे नहीं, और बैंक फिर लोन, जितने भी पैसे हैं उस पर लोन देगी तो उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, और जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बिजनेस भी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो बढ़ा देगी, और प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी महंगाई जिसे हम कहते हैं। तो हमारी ही गलती की वजह से महंगाई भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि हम सेव कर ले रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल अनजाने में भी यह काम हम करते हैं। हमारे घर में ये काम होता है कि पैसे सेव करके रखते हैं, ज़रूरत के समय पे ये काम आएगा, या फिर हम बैंक में जमा करने से कतराते थे, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन कुछ सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जैसे जनधन योजना वगैरह हो गया, ठीक है। ये सभी से क्या होगा कि जो भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सेविंग चैनलाइज होगा, कि सेविंग जा रहा है, जैसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हो गया बैंक, ठीक है। और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ जो हो गए हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। फिर आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। तो आप देखोगे कि लगातार आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह का भी काफ़ी ऐड आते रहता है, ठीक है। आरबीआई का भी ऐड आते रहता है, बहुत सारी चीज़ों का ऐड आते रहता है, जिसमें हमें बोला जाता है कि आप इस चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इन्वेस्ट इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है, सेविंग्स को वहाँ लगाने इसलिए बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे इकोनॉमी में पैसों का फ्लो होगा। तो जो पैसा आज के डेट में आप अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, आपने क्या किया, आपने बैंक में उसको डिपॉजिट किया, ठीक है। बैंक इसी 100 रुपये में मान लेते हैं बैंक इससे क्या कर ली, कुछ रुपए बचा भी ली, ठीक है, वो रख ली, और उससे 80 रुपीज़ वो क्या की, लोन दे दी। अब आपको दिया जा रहा है 2 या 3% मान लेते हैं आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, 2 या 3% आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है 100 रुपये पे, और बैंक इसे क्या कर रही है, जैसे ही लोन दी इस पे बैंक अगर मान लेते हैं 10% लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, 10% 5% जो भी हो, वो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो कि इसके पास जब ये इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बैंक के पास आया कितना, 8 रुपीज़ आया, 80 का 10% 8 रुपीज़ आया। 8 रुपीज़ में से आपको 2 रुपया दे दिया गया, ठीक है, 2% आपको इंटरेस्ट दे दिया गया, यानी 2 रुपये आपको दे दिया गया। आपको भी लगा कि 100 से कुछ तो बढ़ा, ठीक है, 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, आज 102 रुपये हैं। और बैंक यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो भी पैसे बाकी थे वो बैंक का अर्निंग हो गया। लेकिन बैंक भी क्या कर रहा है, फॉर्मल सिस्टम का ही पार्ट है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से वो क्या हो रहा है, पैसे दूसरे जगह जा ही रहा है। वो क्या कर रहा है, इस पैसों से सैलरी देगा बैंक के स्टाफ को, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। इस तरह से आपके 100 रुपये क्या हो गए, आपके 100 रुपये आपके पास जब आए तो 102 रुपये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 102 रुपये आपके पास हो गए, और साथ साथ एक ये भी चीज़ हो गया कि इकोनॉमी में गया 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ से उसमें से 8 रुपये फिर से यहाँ पे बैक आ गया, यानी 100 रुपये से कितने बार ये बैंक क्या कर सकता है, उसे लोन प्रोवाइड कर सकता है। और जिसके पास पैसा आया ये इसको किस जगह पे लगा रहा है। अब जैसे बिजनेस वो 80 रुपीज़ लिया, उस 80 रुपीज़ से वो नए चीज़ों को लेके गया, ठीक है, वो नया कोई काम कर रहा है, उससे और भी इनकम जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी में पैसे का फ्लो जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट फीचर है डिमोनेटाइजेशन का, क्रिएटिंग लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। तो हमारे इकोनॉमी का एक ये भी एम था कि कैशलेस इकोनॉमी क्या करना, बनाना, ठीक है। कि हमारे पास जो भी, अब देखो है क्या, एक्चुअल में पेपर करेंसी जो है उसको प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो अगर हमारा इकोनॉमी, अगर कैशलेस इकोनॉमी धीरे धीरे अगर बनते जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे इकोनॉमी के लिए, कि हमारा इकोनॉमी का एक तरीके से कॉस्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, कॉस्ट कम होगा,
ठीक है। तो ये देखा गया डिमोनेटाइजेशन के बाद यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग अब इन्हीं चीज़ों से ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। कोई भी सामान खरीदना है तो कैशलेस ही चल रहा था, और ये काफ़ी हमारे लिए बेटर सिचुएशन है। देखो एक चीज़ यहाँ पे रह गया, ऑन द कॉन्ट्रैरी दिस दिस एडवांटेज आर काउंटर बैलेंस्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग दैट इट हेल्प पीपल इनटू फॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जैसे यहाँ पे बोला गया, दो देयर आर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस एज अ डिजिटल ट्रांजेक्शन रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन फॉर कस्टमर्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फॉर मर्चेंट विच विल ओनली वर्क इफ देर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अब यहाँ पे ये भी एक बात बोला जा रहा है कि ये तभी हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा जब सभी के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगे, जब सभी के पास मोबाइल फ़ोन फैसिलिटीज़ होंगे। ठीक है, इकोनॉमी में जहाँ पे भी हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे तभी तो। अब जब कहीं पे भी आप बोलोगे कि ऑनलाइन कर देते हैं और ऑनलाइन का तो मशीन ही नहीं हो या क्यूआर कोड ही नहीं हो उनके पास, तो आप कैसे करोगे। तो ये सभी चीज़ें भी हैं। तो ये तो इनका साइड है, एक साइड में ये चीज़ें बोली गई, लेकिन आज के डेट में हमारी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर रही है कि मल्टीपल बहुत जगह पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। आप रूरल एरियाज़ वगैरह में भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आज के डेट में लोग डिजिटल हो रहे हैं और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फिर इम्पैक्ट क्या था डिमोनेटाइजेशन का, इसका असर क्या निकला। तो यहाँ पे एक था मनी और इंटरेस्ट रेट के एरिया में क्या था, यहाँ पे हुआ डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया, घट गया। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज, बैंक में डिपॉजिट बढ़ा, लोग घर से जो भी पैसा वो सेव किए हुए थे कैश वगैरह में वो पूरा का पूरा वो बैंक में ही जमा करने लगे। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स लोगों का बढ़ गया यहाँ पे। फिर प्राइवेट वेल्थ के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया, डिक्लाइन हो गया प्राइवेट वेल्थ सिंस सम हाई डिनोमिनेशन नोट्स 500 1000 वर नॉट रिक्वायर्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। जो प्रॉपर्टीज़ थे है ना, लैंड और जो भी फ्लैट्स वगैरह थे, रियल एस्टेट का जो प्राइस था इसके वजह से काफ़ी कम हो गया था। फिर है पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन में क्या हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन अमंग यूजर्स इंक्रीज्ड, वही हो गया डिजिटाइजेशन का मतलब, डिजिटल जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसे कहा जा रहा है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, कार्ड से पेमेंट बढ़ गए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हो रही थी। रियल एस्टेट का प्राइस डाउन हो गया। ठीक है, टैक्स कलेक्शन में क्या हुआ, राइज इन टैक्स कलेक्शन बढ़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, बहुत चीज़ों का डिस्क्लोज भी हुआ। ठीक है, ये सभी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा और आप यहाँ पे देख लो, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि क्या डिमोनेटाइजेशन सिर्फ 2016 में हुआ था, नहीं, तो इससे पहले भी हो चुका है डिमोनेटाइजेशन और पहले कब हुआ था, तो 1946 में आरबीआई के द्वारा डिमोनेटाइज किया गया था 1000 एंड 10,000 करेंसी नोट्स। हाँ, पहले 10,000 करेंसी नोट्स भी चलते थे, यानी 10,000 का नोट हुआ करता था। तो वो 1946 में क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि ये भी एक सोच था, ये डिमोनेटाइजेशन का ये भी सोच होता है कि अगर ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 10,000 करेंसी नोट्स जो हैं वो बहुत कम यूज़ हुआ करते थे, और 1000 भी 1946 में 1000 का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। ठीक है, हमारा कंट्री उस टाइम आज़ाद भी नहीं हुआ था, और आरबीआई जो था वो किसके अंडर में था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ही अंडर में था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो यहाँ पे ये सभी सर्कुलेशन से निकाला गया था। फिर 1954 में फिर से गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1000, 5000 एंड 10,000 करेंसी नोट। तो ये फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसे डिमोनेटाइजेशन नहीं कहेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1978 में एक बार और हुआ कि 1000, 5000 एंड 10,000 करेंसी नोट्स मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में क्या कर लिया गया, वो विड्रॉ कर लिया गया या फिर उसे डिमोनेटाइज कर लिया गया था 1978 में। 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट्स थे उसे डिमोनेटाइज कर लिया गया था। और 2016 में फिर हुआ, यहाँ पे गलती से 5000 लिख दिया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, लेकिन 500 है, 500, 1000 नोट्स विड्रॉ कर लिया गया था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक।
ये टॉपिक और ये चैप्टर भी आपका इसी के साथ ख़त्म हो गया. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एवरीवन.